दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम रसायन विज्ञान के आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले पूछे हुए प्रश्न हैं। इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो और आने वाले सभी एग्जामों के लिए जहाँ भी साइंस पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो शुरुआत करेंगे हम आज के सेशन में 91 नंबर क्वेश्चन से। 90 तक पिछली क्लास में हमने किया था। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है, हाई स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ए 0.1% से 1.5%, बी 0.1% से 0.4%, सी 0.5% से 15%, डी 0.2% से 0.5%, ई 1.5% से 2%। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए। हाई स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% से 1.5% होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेल शीर्ष साधारणतः डैश वस्तु से बना होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए इस्पात, बी एल्यूमिनियम, सी ढलवा लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। बेल शीर्ष साधारणतः बेल मेटल का बना होता है क्योंकि इसको लोहे के हथौड़े से पीटने पर अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। बेल मेटल में 80% कॉपर तथा 20% टिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम डिटर्जेंट है? ए सोडियम लवणों के वसा अम्ल, बी सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कैल्शियम लवण, डी चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। कृत्रिम अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट 10 अथवा अधिक कार्बन परमाणुओं वाले एल्कोहलों के सल्फ्यूरिक अम्ल व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। सोडियम लारिल सल्फेट एक सामान्य अपमार्जक है। साबुन सामान्यतः उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जैसे सोडियम पामिटेट, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ओलिएट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध उदाहरण है? ए निलंबन का, बी जेल का, सी इमल्सन पायस का, डी फेन का। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी इमल्सन या पायस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में मिश्रण कौन है? ए दूध, बी लोहा, सी कोबाल्ट, डी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि मिश्रण कौन सा है तो राइट आंसर होगा हमारा ए दूध एक मिश्रण है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिसमें विभिन्न तत्व बिना किसी अनुपात के और बिना किसी रासायनिक क्रिया के बनते हैं। दूध में तमाम तत्व स्वतंत्र रूप से मिले होते हैं, इसलिए यह मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए सोडियम, बी बेरियम, सी स्ट्रांसियम, डी मैग्नीशियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग
बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? ए H2SO4 को, बी HNO3 को, सी HCl, डी CO2 को। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं ये चारों देखते हैं। यह हो जाएगा हमारा जो बैटरी में पानी डाला जाता है, बैटरी या बैटरी के अंदर जो तेजाब होता है, तेजाब जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है HNO3, इसे हम अम्लराज के नाम से जानते हैं, जिसे हम रसायनों का राजा कहते हैं। यह है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर जो होगा तो वह हो जाएगा बी, रसायन का राजा HNO3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है ए TNT, बी नाइट्रोग्लिसरीन, सी पिक्रिक अम्ल, डी RDX। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से जो पाया जाता है तो वह हो जाएगा हमारा बी नाइट्रोग्लिसरीन। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ देखते हैं एक हम पिछले क्वेश्चन में जहाँ पर हमने इसका आंसर डी बताया है, रसायन का राजा हमारा यह होगा ए वाला ऑप्शन, और इसको हम मिटा देंगे। यह अम्लराज है, ना कि रसायन का राजा। अम्लराज जब कहा जाए तो हम इस वाले ऑप्शन को लगाएंगे HNO3 को, और रसायन का राजा कहा जाए तो H2SO4 को। यह मिस्टेक हुई थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों के परिरक्षण के लिए देखते हैं ए अमोनियम सल्फेट, बी सोडियम बेंजोएट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी सोडियम बेंजोएट। फलों के रस के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है ए आश्विक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो बैटरियों के अंदर होता है तेजाब, उसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसे रसायन राज भी या रसायन का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो वह उत्तर हो जाएगा इसका हमारा हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? ए तुल्यांकी भार गुणे भौतिक प्रकृति, बी तुल्यांकी भार गुणे रासायनिक प्रकृति, सी तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, डी तुल्यांकी भार गुणे आपेक्षिक घनत्व। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। किसी तत्व का परमाणु भार उसके तुल्यांकी भार एवं संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। परमाणु भार बराबर
तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। अगला क्वेश्चन, ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? ए आयरन ऑक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अलौह धातुओं को कठोर किया जाता है? ए कार्बनीकरण, बी प्रेरण कठोरीकरण द्वारा, सी समन द्वारा, डी काल कठोरन द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी समन द्वारा अलौह धातुओं को कठोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस में निम्न में से किसमें विलय होता है? ए ईथर में, बी जल में, सी कार्बन डाइसल्फाइड में, डी एसीटोन में। तो फास्फोरस निम्न में से किसमें विलय होता है? तो वह राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी कार्बन डाइसल्फाइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंक फास्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए शाकनाशी, बी कवकनाशी, सी गंधर, डी कृंतकनाशी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कृंतकनाशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि ए यह बहुत सस्ता है, बी ऑसिलेटर की आकृति एक हद तक नियत बनी रहती है, सी यह उच्च निर्गम वोल्टेज है, डी इसके लिए अति निम्न डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि ऑसिलेटर की आकृति एक हद तक नियत बनी रहती है। व्याख्या देखेंगे यहाँ इसकी हम, क्रिस्टल ऑसिलेटर की आकृति एक हद तक नियत बनी रहती है। ऑसिलेशन के दौरान उसकी आकृति अव्यवस्थित नहीं होती, इसलिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मेलिन किसका 40% विलयन है? ए मेथेनॉल, बी मेथेनल, सी मेथेनाइक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी मेथेनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए उदासीनीकरण, बी ऑक्सीकरण, सी प्रतिस्थापन, डी अवकरण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ऑक्सीकरण। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंगील कांच होते हैं? ए कठोर कांच के, बी तंतु के, सी पायरेक्स कांच के, डी सोडा एश के। चार ऑप्शन देखते हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका अगर उत्तर छांटा जाए कि बैंगील कांच होते हैं तो वह हो जाएगा हमारा डी सोडा एश के। अगला क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ए ये बहुत महंगे होते हैं, बी इनका प्रयोग निरापद नहीं है, सी ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाती हैं, डी ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। व्याख्या देखेंगे इसकी हम, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए नेचुरल गैस, बी गैसोलीन एवं डीजल, सी कोयला एवं पेट्रोलियम, डी सूर्य। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सूर्य। यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा हाइड्रोजन पावर 6 मुख्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ए उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बी उससे जल अपघटन हो सकता है, सी उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, डी उससे तारों में खराबी आ सकती है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इसलिए हम विद्युत धारा से लगी आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या को। पानी विद्युत धारा का सुचालक है, अतः विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। प्रकाश तरंगे हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए वैद्युत तरंगे, बी चुंबकीय तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी स्थिर वैद्युत तरंगे। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं प्रकाश तरंगे। अगला क्वेश्चन है। इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ए जल का बर्फ में बदलना, बी एल्कोहल का वाष्पीकरण, सी लोहे पर जंग लगना, डी खाना पकाना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि इन सभी में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहे पर जंग लगना, सी वाला राइट आंसर। व्याख्या देखेंगे इसकी। लोहे पर या लोहे में जंग लगना एक मंद रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जंग एक प्रकार का आयरन ऑक्साइड है जिसके गुण लौह धातु से भिन्न हैं। अगला क्वेश्चन है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए साबुनीकरण, बी संघनन, सी जल अपघटन, डी वाष्पीकरण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए साबुनीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में साबुनीकरण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक अम्ल तथा एक क्षार के मध्य अभिक्रिया से एक लवण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। ए अभिकारक, बी उत्प्रेरक, सी उपचायक, डी अपचायक। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी उत्प्रेरक। कोई पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। वह पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है।
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्प्रेरक का क्षय नहीं होता, स्वयं परिवर्तित नहीं होता, परंतु दूसरे अवयवों को परिवर्तित कर देता है। एक जेट इंजन में वायु ईंधन अनुपात का क्रम है। देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 10:1, बी 15:1, सी 20:1, डी 60:1। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 15:1। एक जेट इंजन में वायु ईंधन अनुपात का क्रम है 15:1। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। जेट इंजन में वायु ईंधन 15:1 का अनुपात होता है। इंजन में आने वाली लगभग 20% वायु का प्रयोग दहन प्रक्रिया में तथा शेष वायु का प्रयोग इंजन के शीतलन के लिए होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरोसॉल है। ए गैस का गैस में विलयन, बी गैस का द्रव में विलयन, सी द्रव या ठोस का गैस में विलयन, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी एरोसॉल है, द्रव या ठोस का गैस में विलयन। अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से किस प्रविधि का उपयोग किया जाता है? ए एलिसा, बी रिया, सी नॉर्दर्न ब्लास्टिंग, डी सदर्न ब्लास्टिंग। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से किस एक प्रविधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी होगा सदर्न ब्लाटिंग। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। डीएनए फिंगरप्रिंट विश्लेषण सदर्न ब्लाटिंग तकनीक पर आधारित है। इस तकनीक का आविष्कार एडवर्ड सदर्न ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रासायनिक क्रिया नहीं है। ए कागज का जलना, बी कोयले का जलना, सी पानी का वाष्प में बदलना, डी भोज्य पदार्थों का पचना। इन चारों ऑप्शनों में से भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब है भौतिक परिवर्तन कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक क्रिया किसमें नहीं है तो भौतिक परिवर्तन हो रहा होगा। जहाँ रासायनिक नहीं होगी तो वहाँ भौतिक परिवर्तन होगा। तो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो कागज का जलना रासायनिक क्रिया है, और कोयले का जलना यह भी रासायनिक क्रिया है। पानी का वाष्प में बदलना और वाष्प से फिर से पानी में बदल जाना, तो यह तो हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। और यह क्या है? यह भी है रासायनिक। भोज्य पदार्थों का पचना रासायनिक परिवर्तन है, यह भी रासायनिक है और यह भी रासायनिक। तो पूछ रहा है इसमें से वह उत्तर बताएं जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया गया है, पानी का वाष्प में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। जैसे कि जल से बर्फ़ बनेगी, बर्फ़ से वाष्प बनेगी, फिर से वाष्प से जल बनेगा और फिर से बर्फ़ बनेगी, फिर से वाष्प बन जाएगी। तो इस प्रकार यह एक भौतिक परिवर्तन है या उत्क्रमणीय प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल।
इन चारों ऑप्शनों में से कांच पर लिखने के लिए जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो वह हो जाएगा हमारा ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या को। कांच पर लिखने की प्रक्रिया को एचिंग ऑन ग्लास कहा जाता है तथा इसके लिए तरल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम अगले क्वेश्चन जो देखेंगे वह होंगे ग्रुप डी ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा 2018 वस्तुनिष्ठ प्रारूप। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान जो होगा वह ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, यानी कि उदासीन। निष्क्रिय का कहने का मतलब है उदासीन, और जिसका नंबर 7 होगा वह उदासीन के अंतर्गत आता है तो उसे ही निष्क्रिय कहते हैं। अगर 7 से ऊपर होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा और 7 से अगर नीचे होगा तो वह अम्लीय हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या को। यह पीएच पैमाने द्वारा किसी तरल की अम्लता एवं क्षारकता की माप की जाती है। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन अम्लीय एवं 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? ए नारंगी, बी नीला, सी लाल, डी गुलाबी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी गुलाबी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। लिटमस के प्रति अम्लों तथा क्षारों द्वारा अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित किए जाने के कारण लिटमस विलयन अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नीले लिटमस विलयन में अम्ल की बूंदें डालने पर यह लाल रंग का हो जाता है, अतः सल्फ्यूरिक अम्ल को लिटमस विलयन में मिश्रित करने पर यह लाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्विक लाइम यानी कि कली चूना का रासायनिक सूत्र डैश है, यानी कि सूत्र पूछ रहा है। देखते हैं 4 ऑप्शन। ए CaCO3, बी CaCl2, सी CaOH का होल ट्वाइस, डी CaO। इन चारों ऑप्शनों में से क्विक लाइम यानी कि कली चूना का रासायनिक सूत्र जो है वो चारों ऑप्शनों में से हो जाएगा हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना या क्विक लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की पानी से क्रिया होने पर यह गर्म हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को कास्टिक चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसके अगले क्वेश्चन को दिया है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ए NH4 का होल थ्राइस SO4, बी NH4 × SO4, सी
NH4 का होल ट्वाइज SO4D NH4 इंटू SO2 का होल थ्राइज। इन चारों ऑप्शनों में से अमोनियम सल्फेट का हमें रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा C NH4 का होल ट्वाइज SO4। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। यह है अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 एक अकार्बनिक लवण है। यह लवण प्रमुख रूप से रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं। ए उभयधर्मी, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी उदासीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अम्लीय। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। किसी जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे CO2, N2O, SO2 आदि अम्लीय ऑक्साइड हैं, क्योंकि यह गैसें जल के साथ क्रिया करके अम्ल जैसे कार्बनिक अम्ल H2CO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। ए लिथियम और सोडियम, बी CS और सोडियम, सी सोडियम और Ga, डी Ga और CS। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी Ga और CS हथेली पर रखने पर पिघल जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। गैलियम यानी कि Ga तथा सीजियम यानी कि CS निम्न गलनांक वाली धातुएं हैं, अर्थात इनके गलनांक क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस तथा 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग होते हैं। हथेली यानी कि पाम का ताप सामान्यतः इन दोनों ही तापमानों से अधिक होता है, इसलिए इन धातुओं के टुकड़े हथेली पर रखने से पिघलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में डैश एक अम्लीय माध्यम निर्मित हो करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि मनुष्यों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्यों को सुगम बनाता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मनुष्यों में आमाशय यानी कि स्टमक में भोजन के पाचन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्लीय माध्यम प्रदान करके आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख पाचक एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है। पेप्सिन आमाशय में भोजन में उपलब्ध प्रोटीन का विखंडन करके इसे पाचन योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है। चार ऑप्शन हैं। ए ब्रोमीन, बी फास्फोरस, सी हाइड्रोजन, डी पारा। तो कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है, तो इस चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए ब्रोमीन अधातु तरल अवस्था में होती है। व्याख्या देखेंगे इसकी। सामान्य ताप पर पारा तथा ब्रोमीन तरल अवस्था में रहते हैं, लेकिन पारा धातु है, अतः दिए गए विकल्पों में अधातुओं में ब्रोमीन, फास्फोरस तथा हाइड्रोजन में से केवल ब्रोमीन ही सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ए Na2CO3 × 10H2O, बी
K2CO3 इंटू 10H2O C Na2CO3D NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन Na2CO3 इंटू 10H2O। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, जिसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणु जब जल के 10 अणुओं से संयुक्त होता है तो यह Na2CO3 इंटू 10H2O के रूप में रहता है। यह यहाँ सोडियम कार्बोनेट से आयोजित जल क्रिस्टल जल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? ए क्लोरीन, बी नियान, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी आयोडीन। धातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो आयोडीन इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। आयोडीन एक ठोस अधातु है। गर्म करने पर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। अधातु होने के बावजूद इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो यहाँ पर आज के हमने 50 प्रश्नों की जगह पर लगभग 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो पिछले वर्षों में पूछे हुए थे, और यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि जहाँ भी साइंस पूछी जाती है तो यही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस कारण यह क्लास सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इन सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। इन सभी क्लासों को एक ही स्थान पर आप देख सकते हैं। और आज की क्लास को आपने पूरा देखा होगा, और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और आपका समय शुभ हो।